अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईद का तीसरा दिन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके इस दिन को और भी ख़ास बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं एक बार फिर से हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा की अगली किस्त, जिसका यकीनन आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो बढ़ते हैं किस्त की जानिब, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होते ही हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलें अब स्टार्ट करते हैं आज के हम छीन लेंगे दिल तुम्हारा, तहरीर कायनात शमशाद, किस्त नंबर 3। जानती हूँ, यशल सुकून से बोली। मतलब वो तुम्हें मेरे बारे में बता चुका है? नताशा ने हैरत से पूछा। हाँ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? आजकल तो हर मर्द की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, लड़के ऐसे टाइम पास करते रहते हैं। यशल लापरवाही से बोली। इसका ये एतमाद देखने से ताल्लुक़ रखता था। मैं इसके लिए टाइम पास नहीं थी, वो मेरे साथ सीरियस था, नताशा नागवारी से जताकर बोली। हर लड़का यही कहकर बहलाता है हर लड़की को, और बाद में अपनी बीवी के साथ बैठकर इनका मजाक उड़ाता है। गर्लफ्रेंड्स तो बस वक्ती टाइम पास होती हैं, साथ तो हमेशा बीवी रहती है। यशल ने इसे अच्छी तरह गर्लफ्रेंड और बीवी का फ़र्क वाज़ेह समझाया, जिसे सुनकर नताशा का मुंह लटक गया। नताशा जो यशल को जलाना चाहती थी, यशल की बातों ने खुद इसे जलाकर राख कर दिया। वो सर झुका के गहरी सोच में गुम हो गई। बार बार जहन में ये सवाल उठ रहा था, क्या अज़मीर ने मुझे बेवकूफ़ बनाया? क्या मैं वाकई इसके लिए टाइम पास थी? तुम्हारी जो धुंधली सी तस्वीर है अज़मीर के दिल में, वादा करती हूँ वो भी नहीं रहेगी। यशल ने सामने बैठी नताशा को देखते दिल में कहकर खुद को दाद दी। इसे कहते हैं बीवी का वार। अब तुम इस नंबर पर ट्राई करना बंद करो, ये नंबर अब किसी और के नाम पर रजिस्टर हो चुका है। मुस्कुराते हुए कहकर इसने नताशा को बहुत कुछ जताया, जिस पर इसका चेहरा खफ़त से सुर्ख पड़ गया। यशल की बातों से नताशा के होश ठिकाने आ गए थे। अपना शर्मिंदा चेहरा लिए वो फ़ौरन ही रूम से बाहर निकल गई, और इसे यूँ मैदान छोड़ के भागते देख यशल को हंसी आ गई। आधे घंटे बाद वो और अज़मीर घर वापस आ गए। घर वापसी पर रूम में आते ही यशल ने टीवी ऑन किया और जूते उतार कर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगी। अज़मीर दरवाज़ा बंद करके आया और दूसरी साइड पर लेटकर बेड से टेक लगाकर कुशन बाजू में दबा के बैठ गया। कुछ देर टीवी स्क्रीन को देखने के बाद वो बोर होकर यशल की तरफ देखने लगा, जो काले सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत अच्छी लग रही हो, क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ? अज़मीर के दिल में ख्वाहिश जागी और बेइख्तियार इसके मुंह से निकल गया। अगले ही पल वो खुद पर हैरान होता सर झुका गया। यशल जो इसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर रही थी, चौंक गई और फिर चंद लम्हों बाद बोली, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं, अज़मीर हैरानी से बोला, क्योंकि इसे इस सवाल का मकसद समझ नहीं आया था। तो फिर आपको मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वह सर झुका के आहिस्ता से बोली। यशल की बात पे वो खुलकर मुस्कुराता हुआ इस पे झुका और धीरे से इसका गाल चूम लिया। यशल का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया और वह नज़रें झुकाए अपने हाथ को देखने लगी। अज़मीर दिलचस्पी से इसके चेहरे पर बिखरे शर्म हया के रंग देख रहा था जब इसका मोबाइल बजा, और आवाज़ ठीक से ना आने की वजह से वह दोस्त से बात करते हुए रूम से बाहर निकल गया। यशल अब ड्रामा भूलकर मुस्कुराते हुए शर्माई जा रही थी। दिल को अब पुख्ता यकीन हो चुका था कि वह जल्द ही नताशा को भूल के इसकी तरफ लौट आएगा। इसे इजाज़त देने की एक वजह यह भी थी कि वो इससे बदज़न होकर नताशा की तरफ ना लौट जाए। अगर इसे अपनी शादी बचानी थी तो इसे अज़मीर का दिल हर सूरत जीतना था, जिसमें इसके हिसाब से वो कामयाब हो रही थी, मगर जल्द ही इसकी ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। किस्मत इसके साथ क्या करने वाली है, इससे बेखबर वो इस वक्त शर्माए जा रही थी। 2 दिन पहले की मार और आज दोबारा पड़ने वाले लातों और घूंसों ने इसे सख्त बुखार में मुब्तला कर दिया था। रात के 12 बजे तेज़ उठने वाले सर के दर्द ने इसे नींद से जगा दिया था। आंखें खुली तो अपने बुखार में होने का इंकशाफ हुआ। सर दर्द से वो बेहाल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उठकर इसने बुखार की दवाई खाई और वापस चारपाई पर आकर लेट गई। किसी को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि किसी को इसकी बीमारी से गर्ज ना थी। उल्टा वो इसे नींद ख़राब करने पे 2-4 सलावातें सुना देते। काफ़ी देर वो दर्द से बेहाल रही, फिर थोड़ा आराम आने पर इसे नींद आ गई। 2 दिन बुखार में तपने के बाद वो घर पर ही बुखार की दवाई खाकर ठीक हो गई। बीमारी के दौरान भी माँ बेटी ने इसे आराम ना करने दिया, बल्कि इसे मुसलसल काम कराती रहीं।
अजमेर घर आते हुए मेरे लिए गरम गरम जलेबी और गोलगप्पे लेते आइएगा। शाम 4 बजे यशल का मैसेज अजमेर को मिला तो इसने ओके लिखकर रिप्लाई कर दिया। अब इसके और यशल के बीच काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों अब बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे। ये लो, अजमेर ने घर पहुंच के दरवाजे के करीब अपने इंतज़ार में टहलती यशल को लिफाफा दिया तो वो थैंक्स कहती किचन की तरफ भागी। जितनी तेज़ी से वो गई थी इतनी ही तेज़ी से ट्रे उठाए रूम में वापस आई। इसे देखकर सोफे पर पांव फैला के बैठे अजमेर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते बमुश्किल पूछा, क्या हुआ? मैंने जलेबी और गोलगप्पे मंगवाए थे, समोसे पकौड़े नहीं। वो ट्रे इसके आगे मेज़ पर पटकती गुस्से से बोली, मैंने भी कढ़ाई बनाने का कहा था, तुमने भिंडी बना दी। मैंने चुप करके खाई ना, अब तुम भी खाओ। वो जताकर याद दिलाने लगा। आपने बदला लिए है? वो सदमे से बोली। हाँ, सही समझी तुम। वो मुस्कुरा कर कहने लगा। अजमेर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो दांत किचकिचा के उंगली उठाते हुए वार्न करने लगी। वो बात का मसला है, पहले ये तो खाओ, ठंडे हो रहे हैं। वो तंज करते मेज़ पर रखे समोसे पकौड़े की तरफ इशारा करके बोला। मैं नहीं खा रही, मेरा दिल तो गरम गरम जलेबी खाने को चाह रहा था, समोसे नहीं। मुंह बसोर के बोलती येशल इसके बराबर बैठ गई और किसी चीज़ को हाथ तक न लगाया। गरम गरम जलेबी ना सही, गरम गरम समोसे खा लो। वो इसको पुचकारते हुए बोला। नहीं, येशल भी अपनी बात पर डटी रही। अच्छा चलो मैं खिलाता हूँ। इसे हाथ ना बढ़ाते देखकर अजमेर ने इसे अपने हाथ से समोसा खिलाने लगा तो वो भी खुशी खुशी खाने लगी। 1 मिनट, इसने हाथ उठाकर इसे रोका। अब क्या हुआ? वो हैरत से पूछने लगा। एक सेल्फी लेते हैं, भरे हुए मुंह के साथ इसने अचानक कहा और मेज़ से अजमेर का मोबाइल उठा के पिक ली और अजमेर को दिखा के बोली, अच्छी है ना? हाँ, अब मैं आपको खिलाती हूँ। समोसा पूरा होते ही इसने जोश से कहा और अजमेर का जवाब सुने बगैर इसे खिलाने लगी, साथ ही खिलखिलाते हुए सेल्फी लेना ना भूली। चोर चोर, मेरा पर्स ले गया। दोपहर के 1 बजे सुनसान रोड पर चोर चोर कहकर एक उधेड़ उम्र शख्स के पीछे भागते हुए वो साइड से आते आदमी से बुरी तरह टकरा के ज़मीन बोस हुई। आप ठीक हैं? ज़मीन पे कोहनियों के बल गिरे हुए अरशीन को अपने करीब एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो घबराकर इसने अपनी बंद आंखें खोली और खुद पर झुके नौजवान को देख के जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो इसने उठने में मदद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे नज़रअंदाज करते हुए वो झिझकती हुई खुद ही उठ खड़ी हुई तो वो भी सीधा हो गया। ओह, आपको तो काफ़ी चोट लगी है। मीरान इसे देखकर तशवीश से बोला, जिसके हाथ पर पत्थर लगने से खून रस रहा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो जल्दी से बोली, मगर इसका ध्यान ना हाथ की चोट पर था और ना ही कमर के बल गिरने से कमर के उठते दर्द पर। इसे तो बस इस चोर की फिक्र थी जो इसका 1000 रुपये वाला वॉलेट लेकर भाग गया था। दोपहर को घर में दाल चावल बने थे, तभी हैदराबाद से साजिदा बेगम की दोस्त आ गई जो शादी के बाद कराची से हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी। तो साजिदा बेगम ने अरशीन को मुर्गी लेने के लिए बाज़ार भेजा ताकि दोस्त के लिए कोरमा बनवा सके। जहां सुनसान रोड देखकर एक शख्स इसका वॉलेट लेकर भाग गया। अब वो परेशान थी, गोश्त कैसे ले, और बिना गोश्त लिए वो घर नहीं जा सकती थी क्योंकि अभी तो पिछली मार का दर्द ताज़ा था। आप ठीक नहीं हैं, देखें, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। मीरान ने इसे हैरत से देखते हुए कहा, जो अपनी चोटों को नज़रअंदाज किए चेहरे पर परेशानी लिए गहरी सोच में गुम थी। वो चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया। अपनी सोच से चौंक कर सर उठाते वो इस तरफ इशारा करती बोली जहाँ चोर गया था। इसकी लरजती आवाज़ पे मीरान ने पहली बार इसकी चोट से नज़र हटाकर ध्यान से इसका चेहरा देखा। स्याह दुपट्टे के हाले में सुर्खो सफ़ेद चेहरा, गिरे आंखों पर मुड़ी हुई भीगी खमदार पलकें इन आंखों की दिलकशी को कई गुना बढ़ा गई थीं। मीरान तो बिना पलके झपकाए यकटक इसका चेहरा देखे जा रहा था, जिसका इसे खुद भी इल्म ना था। जबकि अरशीन रोते हुए इस जगह को देख रही थी जहां वो चोर भागा था। 1-2 मिनट सामने देखने के बाद वो मीरान से बोली, आप जाकर चोर को ढूंढे ना। इसकी आवाज़ से वो होश में आया और बात समझ के आगे तक देख कर आया, मगर इसे वहाँ मिले चंद लोगों में से कोई इंसान ऐसा नहीं लगा जिसे चोर कहा जा सके। चोर नहीं मिला। वापस आकर इसका परेशान चेहरा देख के वो आहिस्ता से बताने लगा,
नहीं, दोबारा देखिए, यहीं कहीं होगा। वो खौफ से जर्द पड़ती इसे दोबारा भेजने पर मैसर थी। कितने पैसे ले गया वो? मेहरान ने इसकी परेशानी देखकर पूछा। 1000 रुपए थे पूरे। वो आंखें फैलाए रोते हुए से बता रही थी जैसे बहुत बड़ी रकम हो। सिर्फ 1000 रुपए? इसने हैरत से पूछा, क्योंकि इस जैसे अमीरजादे के लिए 1000 रुपए की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं, अरशीन की थी, जिसे 1000 रुपए गुम करने पर फुफ्फो मार मार के अधमुआ कर सकती थी। हाँ ना, पूरे 1000 रुपए। वो पूरे पर जोर डालकर कहने लगी। ओके, आप मुझसे ले लें, इसने पेशकश की। नहीं, मैं ऐसे कैसे ले लूँ? वो बुदक कर बोली। ऐसा करें, आप मुझसे ले लें, मैं चोर को ढूंढ के इससे ले लूँगा। मेहरान ने मदद करनी चाही, वो भी इस तरह के इसकी खुददारी पे आँच ना आए। हाँ, ये ठीक है, वो फ़ौरन राज़ी हुई। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो घबरा कर पूछने लगी। पहले आपको मेरे साथ चलकर पट्टी करानी होगी। इसके हाथों पर मौजूद चोट से रस्सा खून देखकर वो बज़िद हुआ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे देर हो रही है, वो घबरा कर बोली। ठीक है, नहीं करवाएं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, वो भी ज़िद्दी लहजे में बोला। अच्छा ठीक है, पर जल्दी करें, मुझे घर जाना है, वो हार मान के बोली, क्योंकि इसे लाजमी पैसे चाहिए थे। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, आप चले, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ आपको। वो सामने खड़ी BMW की जानिब इशारा करके कहने लगा तो वो जुस-बुस होते ही गाड़ी में बैठ गई। दिल अलग धड़क रहा था, पता नहीं कैसा आदमी हो, कहीं अगवा ही न कर ले। मगर जी कड़ा करके वो बैठी रही, क्योंकि घर जाने की सूरत में जो फुफ्फो इसका हाल करती, इसे सोचकर ही इसका दिल अभी से कांपने लगा था। नज़दीकी क्लिनिक पर दवाई दिलाकर जब इंजेक्शन लगाने की बारी आई तो इसकी रूह फना हो गई। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, सामने खड़ी नर्स को देखती वो डरते हुए बोली। तो मेहरान ने इसे हैरानी से देखा। इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, आप लगवा लें, वो नरमी से बोला। मैं ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं जा रही हूँ। वो नफ़ी में सर हिलाती तेज़ी से जाने लगी जब मेहरान ने इसका हाथ पकड़ा। एक लम्हे को तो वो वहीं सुन हो गई इसकी जुर्रत पर, लेकिन अगले ही पल इसने नागवारी से अपना हाथ खींच। आप लगवा लें प्लीज़, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वो बुरा माने बगैर मलतजी लहजे में बोला। जल्दी करें, मुझे और भी काम है। सूट बूट में मलबूस हैंडसम से शख्स को स्याह पुराने से बुरखे में मलबूस लड़की के नखरे उठाते देखकर नर्स चिढ़कर कहने लगी। अगर पैसे चाहिए तो इंजेक्शन लगवा लें, इसकी कमज़ोरी भांप कर मेहरान ने धमकी दी, जिस पर वो खामोश होकर बाजू नर्स के सामने कर गई। जैसे ही नर्स ने इंजेक्शन लगाया, खौफ से आंखें बंद किए खड़ी अरशीन ने डर के मारे मेहरान का हाथ पकड़ लिया। इसके नर्म मुलायम हाथ से मेहरान को अजीब सा एहसास होने लगा। पल भर की बात थी, आंखें खोलते ही इसने शर्मिंदा होकर हाथ खींच लिया, फिर इससे पैसे लेकर बाहर निकल गई। मेहरान की नज़रों ने इसका दूर तक पीछा किया, फिर सर झटक के वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अजमीर, शॉपिंग पर चलें? ऑफिस से आके फ्रेश होने के बाद जब वो चाय पी रहा था तो इसके सामने वाले सोफे पर बैठी यशल अचानक बोली। कल से आंटी और लारेब अजमीर की फूफो के घर गए हुए थे, इसलिए वो दोनों घर में अकेले थे। क्यों मेरी जेब की दुश्मन बन रही हो? वो मसनूई तासुफ से बोला। कंजूस मक्खीचूस, बीवी का खर्चा शौहर ही उठाते हैं। आपकी बीवी तो आपका इतना एहसास करती है, शादी के दूसरे माह तक इसने शॉपिंग का नाम भी नहीं लिया, वरना आजकल की लड़कियां हफ्ते बाद ही मियाँ का हाथ पकड़े एक मॉल से दूसरे मॉल घूमती फिरती हैं। यशल ने इसकी आंखें खोलने के लिए इस पर हकीकत का आईना दिखाना चाहा। तो मेरी प्यारी बीवी, आज भी एहसास करो और मेरा पैसा बचाओ, वो बगैर कायल हुए मज़े से बोला। हाँ, ताकि आप मुझसे बिल्कुल ही गाफिल हो जाएं, वो आंखें निकाल कर बोली तो वो हंसते हुए जवाबन कहने लगा। अच्छा बाबा, तैयार हो जाओ, ले चलता हूँ, वो हार मान के बोला। दोनों तैयार होकर निकल रहे थे जब नताशा बुक उठाए आ गई। तैयार होकर रूम से निकलती यशल इसे सामने से आते देखकर हैरान हुई, जबकि वो इसे जताती नज़रों से देख के इत्मीनान से कहने लगी। अजमीर को बुलाओ, मुझे इससे काम है, वो गर्दन अकड़ा के गोया हुई। जानती हूँ तुम्हारे काम के बहाने को, वो अब हैरानी छोड़ के सामने खड़ी नताशा को देखकर तंजिया कहने लगी। चलो अच्छा है, जल्दी समझ आ गई, अब निकल जाओ हमारे बीच से, नताशा ढिठाई से बोली। दिन में सपने देखने लगी हो, यशल ने इसका तमस्खुर उड़ाया।
नहीं, खुशफहमी ख़त्म कर रही हूँ तुम्हारी, क्यों ज़लील होती हो, निकल जाओ हम दोनों के बीच से। अज़मीर सिर्फ मेरा है, इतरा कर कहते हुए नताशा की आंखों में एक गरूर सा था। चले यशल? ओह नताशा, तुम कब आई? इससे पहले कि यशल इसे मुंह तोड़ जवाब देती, रूम से तैयार होकर निकलते अज़मीर ने दोनों को मुखातिब किया। वो नताशा को अचानक देखकर हैरान हुआ था। अभी आई हूँ, कुछ काम है तुमसे, वो लगावट से कहती हाथ में पकड़ी बुक की तरफ इशारा करने लगी। इस वक्त नहीं, अभी हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, इसका इशारा समझ के अज़मीर ने टका सा जवाब दिया। अज़मीर, मेरा टेस्ट है, समझा दो ना वरना फ़ेल हो जाऊंगी। यशल के सामने अज़मीर के साफ इनकार करने पर अपनी बेइज्जती महसूस करती अब कि वो कुछ बेबसी से बोली। अच्छा फिर रात को आना, अभी तो टाइम नहीं है। यशल, तुम तैयार हो गई? इसे कहते हुए अज़मीर ने साथ खड़ी यशल से पूछा, जो जताती नज़रों से नताशा का फक चेहरा देख रही थी। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ, आप घर को लॉक करें, मैं तब तक नताशा को खुदा हाफिज़ कह दूँ। वो मुस्कुरा के अज़मीर से बोली तो वो पलट कर रूम्स लॉक करने लगा। चिच बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बेइज्जती पर। क्यों खुद का हल्कान करती हो? निकल जाओ हम मियाँ बीवी के बीच से, क्योंकि अज़मीर सिर्फ मेरा है और इसे मुझसे कोई भी नताशा नहीं छीन सकती। नताशा के करीब जाकर झुकते हुए इसने इसी की चंद लम्हे कबल कहे गए जुमले तेजाब की तरह इसके मुंह पर मारे। बस नहीं चल रहा था नताशा का मुंह नोच ले जो इससे इसका शौहर छीनना चाहती है। इतनी तौहीन के बाद नताशा वहाँ से फ़ौरन ही भाग गई, जबकि अज़मीर और यशल हंसते मुस्कुराते शॉपिंग पर चले गए। कहाँ जा रही हो डार्लिंग, मैं छोड़ देता हूँ। रोड से गुजरते हुए डरती घबराती अरशीन ने इस आवाज़ को सुनकर अपने कदम मज़ीद तेज़ कर लिए। पिछले हफ्ते से वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी, क्योंकि रिमशा के बकौल ये कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी, अम्मी इस हड हराम को किसी काम पर लगाएं। तब से इसने एक स्कूल में नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटर पास को यही जॉब मिल सकती थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर पप्पो ने ज़माना ख़राब होने का कुछ ऐसा नक्शा खींचा साबिर के आगे कि अरशीन को लाख चाहने के बावजूद आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली, जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी 9वीं जमात में 3 और 10वीं में 4 सप्लियाँ लेने वाली रिमशा को हुई। अरशीन भी चंद दिन रो धो के सब्र कर गई, इसके सिवा कोई चारा भी ना था। वो तो माँ के मरने के बाद से सब्र ही कर रही थी, अब तो इसे अपने दिन बदलने की उम्मीद भी नहीं रही थी। सुबह अजान के साथ उठकर नमाज के बाद सफाई करती, फिर नाश्ता बनाकर वो 7:30 बजे तक स्कूल के लिए निकलती, जहाँ से वापसी 1 बजे होती। आटा वो सुबह गूंद के जाती थी, इसलिए जल्दी से सालन बनाकर रोटी डाल देती। कभी कभी रिमशा को कुछ पकाने का शौक़ होता था, वो माँ से पूछकर पकाती, मगर बस वो गुजारे लायक ही होता था। ज़्यादातर वो घर जाकर खुद ही खाना बनाती थी। वो तेज़ी से घर की तरफ जा रही थी जब एक लफंगा रश ना होने की वजह से इसके पीछे आवाज़ें कसने लगा। जानू, कुछ तो कहो, क्यों मेरा दिल तोड़ रही हो? अच्छा, बात नहीं करनी तो नंबर ही दे दो। इसे सर झुकाए तेज चलते देख वो इसके दुपट्टे का कोना पकड़ के बाइक इसके बिल्कुल करीब करता दोबारा बोला तो अरशीन की जान निकल गई। पलट कर इससे दुपट्टा छुड़ाती वो कपकपाती आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसे कैसे पैदल जाने दूँ? कह तो रहा हूँ बाइक पे छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चल। इसे डरते देख वो मज़ीद शेर हुआ और दुपट्टा सख्ती से पकड़ लिया, जिसे छुड़ाने में वो हलकान होने लगी। इसी वक्त एक गाड़ी तेज़ी से आके रुकी। इसमें से जल्दी से एक शख्स ने निकल कर इस बाइक सवार के मुंह पे 2-3 थप्पड़ मारे और बोला, शर्म नहीं आती दूसरे की बहन बेटी को छेड़ते हुए? तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। इसकी बात सुन के बाइक सवार ने अशीन का दुपट्टा छोड़ा और अपनी बाइक दौड़ाता तेज़ी से वहाँ से रफू चक्कर हो गया। रोती हुई अरशीन ने शुक्रिया कहने के लिए जब नज़र उठा के सामने देखा तो जाने पहचाने अजनबी को देख के पुरसुकून होते इसका शुक्रिया अदा करने लगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी मुलाकात में भी इसकी कांच से गिरे भीगी आंखों ने इसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींची, मगर वो जल्द ही संभल के इसे शुक्रिया अदा करने से मना करने लगा, जिस पर वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। इसकी नज़रों से ओझल होने के बाद वो भी मुस्कुराते हुए गहरा सांस लेकर गाड़ी में जा बैठा। थैंक्स अज़मीर, बहुत अच्छा ड्रेस है। स्याह नेट के खूबसूरत फ्रॉक की तरफ इशारा करके नताशा खिलखिलाते हुए बोली तो किचन से अज़मीर के लिए चाय लेकर निकलती यशल बुरी तरह चौंकी कि ये कब हुआ? मेरी पसंद तो हमेशा ही लाजवाब होती है। वो हंसते हुए
फर्जी कॉलर झाड़कर बोला, देखो ना, अजमीर की पसंद का जोड़ा कैसा लग रहा है मुझ पर। यशल का फीका पड़ता चेहरा देखकर वो अटलाते हुए पूछने लगी। अंदाज बहुत कुछ जताने वाला था। इसी वक्त आंटी नमाज पढ़कर आ गईं तो यशल बिना जवाब दिए वहाँ से उठ गई। आंखें नम हुई जा रही थी। इसे अजमीर से इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। 2 दिन पहले जब इसने नताशा को इग्नोर करके इसे शॉपिंग पर ले जाने को तरजीह दी तो इस दिल खुश फहम हो गया था कि अजमीर नताशा को भूलकर अब इसके साथ आगे बढ़ रहा है। मगर 2 दिन में ही अजमीर ने इसका ये भरम तोड़ दिया। जबकि सोफे पर बैठी नताशा ने इसे फीके चेहरे के साथ रूम में जाते देखा तो दिल में बोली, कैसा लगा मेरा बदला। कितना डर गई थी वो। अगर मैं बरवक्त ना पहुंचता तो न जाने वो इससे कितनी बदतमीजी करता। रात के 10 बजे लॉन में टहलते हुए वो दिन में हुआ वाकया याद करके खुद से बोला, वैसे वो है बहुत खूबसूरत, स्पेशली इसकी ग्रे कांच सी शिफाफ आंखें, और जब वो भीगी हों तो और भी गजब ढाती हैं। खुद ब खुद ही इस लड़की को याद करते हुए उसकी तारीफ करने लगा। इस वक्त इसे याद करते इसके होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी और इसे खुद से एतराफ़ करने में कोई आड़ ना था कि वो लड़की इसे बहुत अच्छी लगी है। कब से लड़की लड़की कर रहा हूँ, उफ, मैंने इसका नाम तो पूछा ही नहीं। अब वो बालों में उंगलियां फंसाए खुद को सरजनिश कर रहा था। साथ ही तेज़ी से अगली मुलाकात में इसका नाम पूछने का सोचने लगा। फरवरी की हल्की सी ठंड लिए खूबसूरत सी ये शाम इसके दुख को तहलील ना कर सकी। वो मुसलसल कमरे में आके खिड़की में खड़ी रो रही थी। इसे अजमीर से ये उम्मीद नहीं थी। अब तो इसकी और अजमीर की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इसे लग रहा था अजमीर नताशा को भूलकर इसकी जानिब बढ़ रहा है, मगर नताशा ने एक लम्हे में इसकी ये गलत फहमी दूर कर दी थी। लाउंज से अब भी बातों की आवाज़ आ रही थी जो इसे तकलीफ देती इसका दिल जी रही थी, और वो ढलती शाम पर नज़र जमाए बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। सुने, आपका नाम क्या है? अगले दिन जैसे ही वो रोड पर आई, इसके इंतज़ार में पहले से टहलते मेरान ने इसके करीब आकर बेताबी से पूछा। जी। अपने ध्यान में चलती अरशीन ने नज़र उठा के नागवारी और हैरत से इसे देखा। वो मैं आपका नाम नहीं जानता, बिजनेस टाइकून मेरान रज़ा खजल होकर कहने लगा। शर्म नहीं आती आपको यूँ बीच राह में लड़कियों को रोक कर इनसे नाम पूछते हुए? 1-2 दफ़ा आपने मेरी मदद क्या कर दी, आप तो फ्री हुई हो गए। जाइए अपना काम कीजिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरशीन इसे अच्छी तरह लताड़ कर आगे बढ़ गई, जबकि वो वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ? मेरान रज़ा, ये तो तेरी अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर गई। यशल बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही? इसे प्लेट में ज़रा सा सालन डाले खामोशी से अपनी सोचों में गुम बैठा देखकर आंटी इस्तफसार करने लगी। इनके यूँ कहने पर रग़बत से कढ़ाई गोश्त खाते अजमीर ने भी इसकी तरफ देखा जो गुमसुम सी लग रही थी। आंटी, मुझे भूख नहीं है, वो आहिस्तगी से प्लेट खिसकाकर कहती उठने लगी जब उन्होंने बेसाख्ता टोका। बैठ जाओ यशल, यूँ खाने की बेअदबी नहीं करती, ज़्यादा ना सही थोड़ा सा खा लो। इनके सरजनिश करने पर वो खामोशी से खाना खाने लगी। अजमीर को वो कुछ उलझी हुई लगी। वो बाद में वजह पूछने का सोचता खाना खाने लगा। क्या हुआ, मुंह क्यों लटक रहा है? रात को वो किचन समेट कर जब कमरे में आई और खामोशी से शीशे के आगे खड़े हो गए बूंदे और चेन उतारने के बाद लोशन लगाने लगी तो अजमीर ने पूछा, कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। वो लोशन का ढक्कन बंद करते हुए कहने लगी, फिर जल्दी से आकर बेड पर लेटी और सर तक कंबल तान लिया। इस वक्त वो अजमीर से कोई बात नहीं करना चाहती थी, ना ही इसकी शक्ल देखकर दिल जलाने का इरादा था, इसलिए चुपचाप कंबल में पनाह ले ली। अजमीर ने भी इसे खामोशी से सोने दिया। मैं तो इसे अच्छा लड़का समझती थी, मगर वो भी सबकी तरह लोफर निकला। अभी नाम पूछा है, फिर नंबर मांगने लग जाता। रात को सब कामों से फारिग होने के बाद जब वो बिस्तर पर लेटी तो इसे इस लड़की की बात याद आई। तेरे पास कौन सा मोबाइल है अरशीन जो तू इसे नंबर देती? वो हंसकर खुद से बोली, चलो ठीक है, मोबाइल ना सही, मगर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। पता नहीं वो मुझे क्या समझ रहा था। मेरान के लिए बदगुमानी से सोचते वो नींद की वादी में उतर गई। 2 दिन से वो इसको मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। इसकी मौजूदगी में देर रात कमरे में आती और आते ही कंफर्टर लपेट कर करवट बदल लेती। 1-2 दफ़ा अजमीर ने इसे वजह पूछनी, इससे बात करनी चाहिए, मगर सपाट लहजे में कुछ नहीं कहकर वो निकल जाती। इसका ये अजीब रवैया अजमीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पिछले 1 माह में इनकी बहुत दोस्ती हो गई थी
और अब अचानक यशल का इससे बात ना करना, इसे मुकम्मल इग्नोर करना अजमेर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्योंकि जब से इनकी शादी हुई थी यशल ने इसे भरपूर तवज्जो दी थी, इसलिए वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। लेकिन अब वो खुद ही इसे खुद से दूर कर रही थी और इसकी क्या वजह थी वो अजमेर को समझ नहीं आ रहा था। देखिए मिस, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अगले दिन वो फिर अर्शीन का रास्ता रोके इसकी गलतफहमी दूर करने आन पहुंचा, मगर अर्शीन तो इसे देखते ही बरहम हो गई। हटिए मेरे रास्ते से, ना मुझे कोई गलतफहमी हुई है, ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है, वो गुस्से से कहते हुए सामने खड़े मेहरान के करीब से गुजरने लगी। जब इसके कदम इसकी अगली बात पर ज़मीन ने जकड़ ली है। मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, वो तेज़ी से अपने दिल की बात बोलते हुए दोबारा इसके सामने आ खड़ा हुआ। हैरान परेशान खड़ी अर्शीन ने जल्द ही खुद को संभाला और लम्हे में इसकी आस तोड़ी। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा, कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ गई। जबकि अपनी जगह बुत बने खड़े मेहरान ने खुद से पूछा, क्या अब तक जिन लड़कियों को मैंने रिजेक्ट किया है मुझे इनकी बद्दुआ लग गई है, जो मेरी पसंद मुझे इनकार कर गई। काफ़ी देर बाद वहाँ खड़े परेशान होने के बाद वो शिकस्ता कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अजमेर, सुबह तुम्हारी गाड़ी में मेरा पाउच रह गया था, तुमने देखा? शाम को जब अजमेर ऑफिस से आया तो नताशा भी इसके पीछे आ गई। अभी वो गेट से अंदर दाखिल हो रहा था जब पीछे से नताशा तेज़ आवाज़ में बोलती, गेट बंद करती यशल को सर से पैर तक झुलसा गई। इसके गेट बंद करते हाथ वहीं साकित हुए। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, तुम खुद चेक कर लो। वो गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ के साइड में खड़ा हुआ तो नताशा ने झुककर अंदर से सीट के नीचे पड़ा पिंक कलर का पाउच उठाया और जोश से बोली, मिल गया। इसकी बात पे यशल जर्द चेहरा लिए तेज़ी से अंदर जाने लगी। इसमें हिम्मत नहीं थी वो अपने सामने दोनों को खुशखबरियाँ करते देखे। जारी है। तो कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है, क्या अजमेर और यशल अलग हो जाएंगे या फिर नताशा की हर चाल उल्टी उस पर पड़ जाएगी? जल्दी से अपनी राय का इजहार कीजिए। तब तक हम आपके लिए अगली एपिसोड तैयार करते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।